नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। माय लॉर्ड महामहिम क्या बने, सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। रविवार को 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति क्या हुई, एक नया सियासी बवाल छिड़ गया है। इन 13 राज्यपालों में कई पुराने नाम हट गए और कई नए चेहरे शामिल किए गए, लेकिन इन 13 नामों में चर्चा सिर्फ एक नाम की हो रही है और वो नाम है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने अब्दुल नजीर का। आज हम आपको आसान शब्दों में बताएंगे ये पूरा बवाल है क्या। आप सोच रहे होंगे कि किसी राज्य का राज्यपाल बनना और हटना तो रूटीन प्रोसेस है, आखिर इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। तो विपक्ष की आपत्ति और इस पर छिड़ी सुप्रीम सियासत आपको बताएंगे। साथ ही इस फैसले को पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएं। उससे पहले आप अब्दुल नजीर कौन है ये जान लीजिए। अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं जिन्होंने नोटबंदी, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दों पर फैसला सुनाया है। अब आप समझ गए होंगे कि विपक्ष इतना आग बबूला क्यों है। दरअसल विपक्ष इसे सरकार को घेरने के बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहा है और विपक्ष ने इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिहाज से गलत करार दे डाला है। कांग्रेस की तरफ से रविवार को अभिषेक मनु सिंघवी सामने आए और उन्होंने बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली का एक पुराना वीडियो मीडिया के सामने रखा। अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने सरकार के इस फैसले को न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करने वाला करार दिया। प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिजायर ऑफ अ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। आपको बता दें कि अरुण जेटली ने यह बयान कांग्रेस राज में दिया था, जिसमें उन्होंने जजों के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पदों के लिए उनके रिटायरमेंट के पहले दिए गए फैसलों में उनके इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित होने पर चिंता जाहिर की थी। कांग्रेस ने इस वीडियो को सामने रखकर अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया के सामने कहा कि इस तरह के फैसले से न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होता है और इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मौके पर कहा कि आपके यानी कि भाजपा के कद्दावर नेता अरुण जेटली ने 5 सितंबर 2013 को संसद में और उसके बाद भी कई मौकों पर बाहर भी यह कहा था कि रिटायर होने के बाद जज पद पाने की आशंका में रिटायरमेंट से पहले उनके फैसलों को ये जो पद पाने की आशंका है ये प्रभावित करती है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा है। मतलब साफ शब्दों में कहें तो कांग्रेस ये कह रही है कि अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाकर सरकार ने गलत किया है और उनका इस पद से उनके सुनाए गए सारे फैसलों पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। फिर चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे अयोध्या जजमेंट हो या फिर नोटबंदी वाला ही उनका फैसला क्यों ना हो। तो चलिए आपको जल्दी से जस्टिस अब्दुल नजीर से रूबरू करा देते हैं। उन्होंने जो फैसले सुनाए हैं वो भी जान लीजिए कौन कौन से फैसले में अब्दुल नजीर ने क्या कहा। माय लॉर्ड से महामहिम बने अब्दुल नजीर के बड़े फैसले। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने जस्टिस नजीर का जन्म 5 जनवरी 1958 को हुआ था और उन्होंने 18 फरवरी 1983 से वकालत शुरू कर दी। 17 फरवरी 2017 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस के रूप में प्रमोशन मिला था। अल्पसंख्यक समुदाय के एक जस्टिस को शामिल करने और बेंच में विविधता तय करने के कदम के रूप में कोलेजियम से उनको सीधी पदोन्नति मिली। 2017 में जज बने जस्टिस नजीर का सुप्रीम कोर्ट का कुल कार्यकाल 6 साल का रहा और इन 6 सालों के दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले सुनाए, लेकिन उनके कुछ फैसले ऐसे रहे जिन्होंने मोदी सरकार को कई मौकों पर संजीवनी दी और यही बात विपक्ष को बड़ी खटक रही। जैसे रिटायरमेंट से पहले 4 जनवरी को जस्टिस अब्दुल नजीर ने नोटबंदी की वैधता पर दायर याचिका की सुनवाई कर रही बेंच की अध्यक्षता की। जस्टिस नजीर ने नोटबंदी को सरकार का सही फैसला बताते हुए वैध करार दिया था। जस्टिस नजीर ने अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यीय बेंच थी वो उसका भी हिस्सा थे। जब रिटायर हो रहे थे उस वक्त उनका एक भाषण यानी कि उनका दिया गया बयान भी बड़ा सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने रिटायरमेंट के वक्त विदाई भाषण में कहा था, बाबरी मस्जिद पर अपने सुनाए फैसले को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 2019 को अयोध्या केस में अगर मैं दूसरों से अलग फैसला सुनाता तो शायद अपने समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय में हीरो कहलाता, लेकिन मेरे लिए देश हित सर्वोपरि। यही नहीं, जस्टिस अब्दुल नजीर ट्रिपल तलाक पर फैसला सुनाने वाली बेंच का भी हिस्सा रहे और जस्टिस नजीर ने इस अपील को भी खारिज कर दिया था जिसमें मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के स्वतंत्र भाषण अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की अपील की गई थी। तो जस्टिस अब्दुल नजीर को तो आपने जान लिया, लेकिन इनका ये
फैसला इनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाने का फैसला पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है, यह भी जानें। विपक्ष इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इसको मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी पहले ही पसमानदा मुसलमानों को साथ लाने की बात कह चुके हैं और विपक्ष जहां सरकार पर इस वक्त हमले करने में व्यस्त है, पीएम मोदी 2024 की तैयारियों में जुट गए। पहले उनके बोहरा समाज जाने की तस्वीरें आई और अब इस सर्वोच्च पद पर एक मुस्लिम शख्स को बैठाकर पीएम ने खास संदेश दिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्हें इतिहास भी याद दिलाया। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया कि एक राज्यपाल की नियुक्ति पर पूरा इकोसिस्टम लग गया। इन्हें समझ जाना चाहिए कि यह देश उनकी निजी जागीर नहीं है। अब संविधान के आधार पर भारत के लोग भारत का मार्ग तैयार करेंगे। वहीं बीजेपी के नेता अनिल बलूनी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्हें हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने वाला करार दे दिया। तो बीएल संतोष ने कांग्रेस को इतिहास याद दिलाया। कांग्रेस ने भी कई जज राज्यपाल बनाए। जजों की राज्यपाल के पद पर नियुक्ति कोई नई बात नहीं। पहले भी कई बार पूर्व जजों ने राज्यपाल का पद संभाला है और कई तो कांग्रेस सरकार में बनाए गए। और आइए आपको बताते हैं उन माइलॉर्ड के नाम जो महामहिम बने या फिर सरकारी नियुक्तियां जिन्हें जज के रिटायरमेंट के बाद मिली। सबसे पहला नाम आता है पूर्व सीजेआई पी सदाशिवम। पूर्व सीजेआई पी सदाशिवम रहे हैं केरल के 21वें राज्यपाल। पी सदाशिवम को 2014 में केरल का राज्यपाल बनाया गया था। वो सीजेआई से पहले मद्रास, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जज भी रहे। जस्टिस एम फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस रही। एम फातिमा बीबी को भी तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया था। वो 1997 से 2001 तक तमिलनाडु की राज्यपाल रही हैं। फातिमा बीबी का बतौर राज्यपाल एक फैसले ने तो खूब बवाल खड़ा किया था। मई 2001 में उन्होंने जयललिता को सरकार बनाने का न्योता दिया था, जिसके बाद सरकार ने रातों रात पूर्व सीएम करुणानिधि और उनके साथियों को गिरफ्तार करा दिया था। इस फैसले पर फातिमा बीबी की कड़ी आलोचना हुई। बाद में अटल सरकार से मतभेद के चलते उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। रंगनाथ मिश्रा साल 1998 से 2004 तक कांग्रेस ने रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा भेजा था। वो देश के 21वें मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस मिश्रा की 1983 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हुई थी और 1990 में मुख्य न्यायाधीश का उन्होंने कार्यभार संभाला था। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो देश में सिख विरोधी दंगे भड़के थे, उनकी घटनाओं की जांच के लिए 1985 26 अप्रैल को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग भी गठित किया था। इस आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस सरकार को क्लीन चिट दे डाली, जिसके इनाम के स्वरूप उन्हें सेवानिवृत्ति के 7 साल बाद कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा और 1998 से 2004 तक वो राज्यसभा सांसद रहे। जस्टिस हिदायतुल्लाह खान 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 के बीच देश के 11वें सीजेआई रहे हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। बता दें कि उपराष्ट्रपति ही भारत में राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। साथ ही वो भारत के पहले मुस्लिम न्यायाधीश भी थे। बहरुल इस्लाम मोदी सरकार पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस जो न्याय की निष्पक्षता का रोना रो रही है, वो इतिहास में क्या कर चुकी है, बहरुल इस्लाम शायद उन्हें याद दिला पाए। ये वो नाम है जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे बहरुल इस्लाम, जिनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। वो जब सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे तब उन्हें 1962 में पहली बार असम से कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेजा। उसके बाद दूसरी बार 1968 में उन्हें राज्यसभा फिर से भेजा गया। लेकिन इसके पहले कि वो 6 साल का अपना कार्यकाल राज्यसभा का पूरा कर पाते, उन्हें तब के असम और नागालैंड हाईकोर्ट यानी कि आज की गुवाहाटी हाईकोर्ट का जज बना दिया गया। जज बनते ही उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और 1983 में जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज से पद से रिटायर हुए, उसके तुरंत बाद उन्हें तीसरी बार कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया। यानी कि पद पे रहते हुए वो जज बन गए, इस्तीफा दिया, वापस आए, फिर राज्यसभा चले गए। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को जालसाजी मामले में क्लीन चिट मिली और यह फैसला सुनाने के 1 महीने बाद बहरुल इस्लाम ने सुप्रीम कोर्ट जज के पद से इस्तीफा दे दिया था। 1983 में बारपेटा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से लोकसभा की दावेदारी भी ठोकी। हालांकि असम की अशांति की वजह से वहां का चुनाव टल गया, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें तीसरी बार राज्यसभा का सदस्य बना दिया। मनोहर सिंह गिल
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो विपक्ष जिस ईवीएम का रोना हर चुनाव में रोता रहा है, उसी कांग्रेस ने देश के 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल को केंद्रीय मंत्री तक बनाया था। भारतीय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम एमएस गिल की ही देन। वो 2008 में कांग्रेस सरकार में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के केंद्रीय मंत्री भी रहे। विजय बहुगुणा। उत्तराखंड के कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का नाम शायद आपको याद ही होगा। हाईकोर्ट के जज रहे विजय बहुगुणा ने 15 फरवरी 1995 को न्यायाधीश के पद से अचानक इस्तीफा दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए। 2007 से 2012 तक लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य बने और 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। अयोध्या केस वाले जज और सरकारी नियुक्ति। जितना सच जजों के राज्यपाल बनने का इतिहास है, उतना ही सच ये भी है कि अयोध्या केस में फैसला सुनाने वाली 5 सदस्यीय बेंच में अब्दुल नजीर तीसरे ऐसे सदस्य हैं जिन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद सरकारी नियुक्ति दी गई। नजीर से पहले सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा का सांसद नियुक्त किया गया था, तब भी बड़ा बवाल मचा था। आपको यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि जस्टिस रंजन गोगोई के पिता केशव गोगोई कांग्रेस नेता थे और कांग्रेस से जीतकर विधायक भी बने थे। जस्टिस अशोक भूषण को उनके रिटायरमेंट के 4 महीने बाद 2021 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और अब अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाले तीसरे जज अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। विपक्ष की अपनी दलील है, सरकार की अपनी, लेकिन यह भी सच है कि आने वाले चुनाव में मोदी सरकार के इस फैसले का असर जरूर दिखेगा। वो कितना इंपैक्ट डालेगा ये तो वक्त बताएगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताइए।